बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन इन थ्री लेवल लेज़र। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पॉपुलेशन इन्वर्जन इन टू लेवल लेज़र, और हमने देखा था कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो हम टू लेवल लेज़र में अचीव नहीं कर सकते। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन इन थ्री लेवल लेज़र। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो थ्री लेवल लेज़र होता है वो कौन सा होता है, या थ्री लेवल सिस्टम कौन सा होता है। तो बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा लेज़र सिस्टम जिसमें थ्री एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी हमारे पास लास्ट में हमने देखा था कि टू लेवल लेज़र सिस्टम देखा था जिसमें हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स थे, एक था E1 और एक E2। फर्स्ट था जो वो है वो था एक्साइटेड सॉरी लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड स्टेट E1 था, और सेकंड जो था हमारे पास वो एक्साइटेड एनर्जी लेवल था E2। तो इसमें हमारे पास कितने एनर्जी लेवल्स होंगे? तीन एनर्जी लेवल्स होंगे। एक होगा E1, एक होगा E2, और थर्ड जो हमारे पास आएगा वो होगा E3। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो है सेटअप वगैरह कैसा है, और इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि कंसिडर अ थ्री लेवल सिस्टम हैविंग एनर्जी स्टेट्स E1, E2 and E3. Population of atoms in these states as N1, N2 and N3। यानी हमारे पास एक थ्री लेवल लेजर सिस्टम है यहाँ पे, जिसमें कितने एनर्जी लेवल्स हैं? तीन एनर्जी लेवल्स हैं, E1, E2 एंड E3। और इनमें जो एटम्स की पॉपुलेशन है वो हमारे पास कितनी है? N1, N2 एंड N3 रेस्पेक्टिवली। यानी पहले की पॉपुलेशन है N1, दूसरे की है N2 और तीसरी की है N3। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो है E1 क्या है? हमारे पास ग्राउंड स्टेट है। E2 हमारे पास कौन सी स्टेट आ जाती है? मेटास्टेबल स्टेट। ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड जो हमारे पास एनर्जी स्टेट आती है वो हायर एक्साइटेड स्टेट आती है। ठीक है। अब मेटास्टेबल स्टेट हमारे पास कौन सी होती है? एन एक्साइटेड स्टेट हुज लाइफ टाइम इज लार्जर एज कंपेयर टू नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, मेटास्टेबल स्टेट को हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि मेटास्टेबल स्टेट एक तरह की एक्साइटेड स्टेट ही होती है, लेकिन डिफरेंस जो होता है एक नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट में और मेटास्टेबल स्टेट में वो ये होता है कि जो लाइफ टाइम है मेटास्टेबल स्टेट का वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ग्राउंड सॉरी नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। यानी हमारे पास जो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट होती है उसका एनर्जी उसका जो सॉरी लाइफ टाइम है वो कितना होता है? 10⁻⁸ सेकंड। जबकि यहाँ पे जो हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम है वो हमारे पास होता है 10⁻³ सेकंड्स। अब लाइफ टाइम का क्या मतलब है कि यानी हर कोई भी पार्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट है उसमें जो एटम्स हैं वो एक पार्टिकुलर टाइम के लिए उसमें स्टे कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जो एटम्स हैं वो दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में डीके हो जाते हैं। तो ये जो टाइम होता है वो एटम्स के स्टे करने का, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम एंड ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट में क्या फर्क है। नॉर्मल सा डिफरेंस है कि जो लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू मेटास्टेबल स्टेट, और मेटास्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो है हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि हमारे पास तीन एनर्जी लेवल्स हैं E1, E2 एंड E3, और इनमें पॉपुलेशन ऑफ एटम है N1, N2 एंड N3। तो इससे आगे जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि इनिशियली हमारे पास ये है दो डायग्राम्स हैं, एक इनिशियली और एक फाइनली। तो इनिशियली हमारे पास क्या है कि जो N1 E1 की पॉपुलेशन है वो क्या है? ज़्यादा है E2 और E3 के निस्बत। तो क्या होगा कि पॉपुलेशन ऑफ एटम इन E1 इज ग्रेटर देन E2 एंड E3 इज दैट N1 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N3। यानी N1 जो है E1 की पॉपुलेशन वो E2 और E3 से ज़्यादा है। N2 और E3 हमारे पास क्या है? E2 और E3 की
पॉपुलेशन है, यानी एनर्जी लेवल E2 और E3 की पॉपुलेशन है। तो इस यहाँ कहने का मतलब ये है कि इनिशियली हमारे पास जो लेवल 1 है यानी E1 है उसमें ज़्यादा एटम्स हैं, उसके बाद जो है E2 उसमें उससे थोड़े हैं, और जो थर्ड हमारे पास लास्ट एनर्जी लेवल है E3 उसमें हमारे पास सबसे कम एटम्स है। तो क्या होगा व्हेन लाइट ऑफ एनर्जी h mu is equal to E2 minus E1 is incident, then atoms from E1 jump into E3। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल पंपिंग। अब होता क्या है कि जब हम इस पे अप्लाई करवाते हैं या कोई भी फोटॉन इंसिडेंट करवाते हैं जिसकी एनर्जी होती है एच म्यू, जो कि दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल होती है, तो होता क्या है कि ये जो है ग्राउंड स्टेट्स में एटम्स हैं ये पंप होते हैं या इनमें ये एक्साइट होके कहाँ पे चले जाते हैं E3 में। तो अब E3 जो है हमारे पास वो एक नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है। तो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट का आपको पता है कि जो लाइफ टाइम है वो कम होता है एज कंपेयर टू द मेटास्टेबल स्टेट। तो यहाँ तक इस सेक्शन में आप कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है वो अगले सेक्शन में आपको बताऊंगा कि इसके बाद हमने आगे क्या लिखना। अच्छा, अब क्या होगा कि जो E3 में हमारे पास एटम्स हैं यानी हायर एक्साइटेड स्टेट में जो हमारे पास एटम्स हैं वो वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं स्टे कर सकते, क्योंकि जो आपको पता है कि जो एक्साइटेड स्टेट है, जो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है, उसका लाइफ टाइम जो है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द मेटास्टेबल स्टेट। तो वो वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं स्टे कर सकते। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ टाइम वो क्या करेंगे, डीके करेंगे इनटू द एनर्जी स्टेट E2 जो कि है हमारे पास एक मेटास्टेबल स्टेट। अब मेटास्टेबल स्टेट में आने के बाद क्या होगा कि आपको पता है मेटास्टेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है या ऐसी एक्साइटेड स्टेट होती है जिसका लाइफ टाइम जो है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जो एटम्स हैं E2 में वो ज़्यादा देर उस मेटास्टेबल में उस मेटास्टेबल स्टेट में रहेंगे, और वहाँ पे क्या होगी एज अ रिजल्ट जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अब जब E2 में हमारे पास या मेटास्टेबल स्टेट में पॉपुलेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी तो एक स्टेज आएगी जहाँ पे हमारे पास क्या होगी, पॉपुलेशन ऑफ E2 जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ N1 एंड E1 एंड E3, यानी ग्राउंड स्टेट और हायर एक्साइटेड स्टेट से भी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी किसमें, मेटास्टेबल स्टेट में। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, पॉपुलेशन इन्वेरिएंस जो है वो अचीव हो जाती है, यानी पॉपुलेशन इन्वेरिएंस जो है वो ऑब्टेन हमारे पास हो जाती है किसमें, एनर्जी लेवल E2 में यानी मेटास्टेबल स्टेट में। उसके बाद अब क्या होगा कि जब लाइफ टाइम वो जो फोटॉन्स हैं जो एटम्स हैं सॉरी E2 में, वो अपना लाइफ टाइम जब कंप्लीट कर चुके होंगे E2 का, तो उसके बाद क्या होगा कि वो अपने जो ग्राउंड स्टेट है E1 में वो उसमें डीके होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब डीके होना स्टार्ट हो गए तो उसके बाद क्या होगा कि आपको पता है जब भी कोई एटम अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट से या मेटास्टेबल स्टेट हो या कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट हो, तो उससे जब ग्राउंड स्टेट में डीके करता है तो उसके दौरान हमारे पास क्या होती है, एनर्जी वो क्या होती है, फोटॉन की फॉर्म में एमिट होती है। अब उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ फोटॉन, यानी हमारे पास जो फोटॉन्स हैं वो खुद ब खुद हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड नहीं की, और विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स वो क्या हो रहे हैं, खुद ब खुद हमारे पास फोटॉन्स जो है, एटम्स जो है वो डीके हो रहे हैं, और उस डीके के बदले में हमें क्या मिल रही है, फोटॉन्स की एनर्जी मिल रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि the atoms in E3 cannot stay for longer period of टाइम एंड डीके इनटू मेटास्टेबल स्टेट E2, यानी एटम्स जो E3 में है वो ज़्यादा देर उसमें नहीं रह सकते क्योंकि उसका E3 का हमारे पास जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम है। तो क्या करेंगे, मेटास्टेबल स्टेट में डीके होंगे, द लाइफ टाइम ऑफ E2 is larger than E3, so atoms stay here for longer period of time। अब जो E2 है हमारे पास आती है वो क्या है, एक मेटास्टेबल स्टेट है, और मेटास्टेबल स्टेट का हमारे पास जो लाइफ टाइम है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। इन दिस वे पॉपुलेशन ऑफ E2 increases and become larger than E1 and E3, is that N2 is larger than N1 and is larger than
N3। अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि जो E2 की हमारे पास पॉपुलेशन है वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ N1 एंड सॉरी E1 एंड E1 एंड E3। तो अब क्या होगा, एटम्स फॉल बैक। अब जब वो हमारे पास जो एटम्स हैं E2 में वो अपना लाइफ टाइम कंप्लीट कर चुके होंगे E2 में, तो उसके बाद क्या होगा कि वो E2 से किस में जंप करना स्टार्ट कर देंगे, N1 में, सॉरी E1 में। यानी सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास जो एटम्स से उन्होंने जंप किया E1 से E3 में। E3 में अपना लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद एटम्स ने कहाँ पे डीके करना स्टार्ट किया, E2 में। और E2 में अपना लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद एटम्स क्या करेंगे, फॉल बैक करेंगे अपनी ग्राउंड स्टेट में, या पहली जो ग्राउंड स्टेट है उसमें डीके होना स्टार्ट कर देंगे। एटम्स फॉल बैक फ्रॉम E2 to E1 after completion of their lifetime by releasing excess energy in the form of photon. This emission of photon is called spontaneous emission. यानी जब वो डिके करेंगे तो उनकी ज़्यादा जाहिर सी बात है कोई ना कोई एनर्जी होगी, तो वो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। यानी एटम्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू क्या करते हैं, अपना जो है लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद जब वापस आते हैं तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू वो फोटॉन्स को एमिट करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन के दौरान हमारे पास जो फोटॉन्स एमिट हुए थे, लेट्स से एक फोटॉन एमिट हुआ है। अब देखें कि स्पॉन्टेनियस एमिशन के बदले में हमारे पास फोटॉन एमिट हुआ है, ये एक फोटॉन एमिट हुआ है। उसके बाद क्या होगा कि ये एमिटेड फोटॉन जो है ये दोबारा इंटरेक्ट करेगा, ये जो एक्साइटेड एटम्स हैं E2 में इनके साथ इंटरेक्ट करेगा और इनको फोर्स करेगा कि वो डीके हो जाएं किसमें, E1 में। और उसके बाद क्या होगा कि इस जब ये सेकंड फोटॉन्स सेकंड एटम्स जो है N2 में ये डीके होगा तो ये अगेन एक और फोटॉन एमिट करेगा। वो फोटॉन अगेन किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एक और एटम के साथ जो कि N2 में है। और सिमिलरली इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, मोर एंड मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होंगे। अब ये प्रोसेस जो है, एमिशन ऑफ फोटॉन्स बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो हम देखते हैं कि थ्योरी कैसे आपने लिखनी है, व्हेन दीज एमिटेड फोटॉन्स interact with other atoms in E2। जब ये एमिटेड फोटॉन, एक फोटॉन एमिट हुआ है तो इससे किसके साथ इंटरेक्ट किया है, E2 में जो एटम है उसके साथ इंटरेक्ट किया, देन इट विल फोर्स एटम्स टू फॉल बैक इन E1। तो ये फोर्स करेगा एटम्स को कि वो किस में डीके हो जाए, E1 में। This decay will cause emission of more photons and the process is called stimulated emission। अब ये जो डीके है ये क्या करेगा, एटम्स का जो डीके है इसके बदले में मोर एंड मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होंगे। और इसी प्रोसेस को इन दिस ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ फोटॉन। इन दिस वे मिलियंस ऑफ फोटॉन्स आर एमिटेड बाय स्मॉल नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इस तरह क्या होता है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फोटॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, एमिट होते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल नंबर ऑफ फोटॉन, या सेलेक्टिव हमारे पास एक दो फोटॉन्स होते हैं, उसके बदले में क्या होता है, मिलियंस ऑफ फोटॉन्स हमारे पास एमिट हो जाते हैं, और जो कि मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं, एक लेजर बीम बनाते हैं। तो होपफुली जो पॉपुलेशन इन्वेरिएंट इन 3 लेवल लेजर का जो टॉपिक था वो आपका आज का क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उनका रिप्लाई दे सकूं और आपके कमेंट, आपके जो डाउट्स हैं वो ज़रूर क्लियर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।